It's all the swaying in the breeze. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद शाहज़ैन खान। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और स्टोरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानियों को डाउनलोड करके मत सुना करें और एप्रिसिएशन के लिए एक छोटा सा लाइक तो दबा दिया करें। बहुत सारे लिसनर्स कंप्लेंट कर रहे थे कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के साथ एक घंटी का बटन होता है, उस घंटी के बटन को आपने ऐसे ही सवाब के तौर पे दबाना है, जैसे बचपन में पड़ोसियों की घरों की घंटियां बजाकर सवाब हासिल किया करते थे। तो चलें जी, चलते हैं आज के इंतहाई खौफनाक वाक़े की तरफ जो हमें आरिफ ने यूएस से भेजा है। तो चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। शाहज़ैन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको अपना ये वाक़या बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। हालांकि मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। मेरे घर वाले तो तवाहम परस्त थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ना था। मेरे अपने घर वालों से हमेशा इस बात पर बहस होती रहती थी कि यार ये जिन्नात जादू भला क्या कर सकते हैं, इनकी क्या औकात है, हमने तो इनको आज तक देखा भी नहीं है। ठीक है, कुरान में इनका जिक्र तो है, लेकिन इस चीज़ का जिक्र तो कहीं भी नहीं है कि ये आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, या आपके रिस्क में बंदिश कर सकते हैं, या आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। ये बहस बचपन से चली आ रही थी, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ये मानने पर यकीन कर दिया कि इन चीज़ों के ना सिर्फ असरात होते हैं, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होती हैं। तो चलें शाहज़ैन, अब आप और आपके लिसनर्स मिलके सुने कि मेरे साथ हुआ क्या था। ये वाक़या आज से तकरीबन 15 साल पुराना है। उस वक्त हम लोग लाहौर में रहते थे। बहरिया टाउन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। मेरे अब्बू जब रिटायर्ड हुए तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपना एक घर बनाए, और उस वक्त लाहौर में सबसे सस्ती सोसाइटी बहरिया टाउन ही थी, जहाँ पर प्लॉटों की कीमतें बहुत कम थी। जो लोग बहरिया को विजिट कर चुके हैं वो जानते ही होंगे कि जो प्लॉट्स बिल्कुल बाउंड्री के पास होते हैं या फिर खेतों के आसपास आ रहे होते हैं, वहाँ पर कीमतें और भी ज़्यादा कम होती हैं। हम लोगों का भी बजट चूँकि बहुत ज़्यादा कम था, तो मजबूरन हम लोगों ने भी ऐसी जगह का इंतखाब किया जो न सिर्फ आबादी से दूर थी, बल्कि बिल्कुल कब्रिस्तान के पास भी थी। अब 2009-10 में वैसी ही बहरिया की आबादी क्या थी, उसके बावजूद हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत भी आबादी थी उससे भी काफ़ी दूर जाकर हमने एक घर बनाया। अच्छा, यहाँ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे रिश्तेदार, जिनके ऊपर अम्मी का पूरा पूरा शक था कि वो जादूगर हैं, ख़ास तौर पे वो रिश्तेदार जो अब्बू की तरफ से थे, यानी हमारी फुप्पो चाची वगैरह। हम बचपन से सुनते आए थे कि अम्मी बताती थीं कि ना इनके घर का खाना खाना है और ना ही तुम लोगों ने वहाँ से कुछ पीना है। मुझे तो उस वक्त समझ भी नहीं आती थी कि अम्मी की इन बातों का क्या मकसद है, लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला कि अम्मी ये एहतियात क्यों बताती थी, क्योंकि अम्मी को ये वहम था कि वो रिश्तेदार हमें खाने में कुछ जादू की चीज़ मिलाकर ना खिला दें और हमें इससे कोई नुकसान ना पहुँचाने की कोशिश करें। बस यही वजह थी कि बचपन से ही हम लोग बहुत एहतियात करते थे, और मैं इन चीज़ों पर यकीन ना होने के बावजूद भी अम्मी की इस हिदायत पर अमल करता था। जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोगों ने बहरिया टाउन में प्लॉट ले लिया था। अब्बू को जो रिटायरमेंट के टाइम पैसे मिले थे, उन्हीं पैसों में हमारा प्लॉट भी आ गया था और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था। जब हमारी फुप्पियों को और चाचियों को पता चला कि हम लोग अपना घर बना रहे हैं, और वो भी बहरिया टाउन में, उन लोगों के तो सीनों पर सांप लौटने लगे। उनकी जेलसी उनके चेहरों पर नजर आ रही थी। बजाय कि वो ये खबर सुनकर खुश होते, उनके तो मुंह लटक कर रह गए। अम्मी तो अब्बू को मना कर भी रही थी कि अभी इन लोगों को मत बताओ, लेकिन अब्बू कह रहे थे कि भला ये भी कोई छुपाने की चीज़ है, आज नहीं तो कल इन लोगों को पता लग जाएगा, और अगर बाद में पता लगा तो ये लोग नाराज़ होंगे कि आप लोगों ने हमसे छुपाया। बस इसी वजह से अब्बू ने बता तो दिया था। अब चूंकि उस वक्त हमारा मौजूदा घर बहरिया टाउन से बहुत ज़्यादा दूर था और घर में सबसे बड़ा बेटा भी मैं था, तो घर को बनवाने की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द कर दी गई। मैं शहर से बहरिया टाउन बाइक पर आया करता था, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया। पहले खुदाई होकर बुनियादें भरी गईं। उस घर की हिफाजत के लिए मैंने वहाँ एक चौकीदार रखा हुआ था, ताकि हमारा जो सामान वहाँ रखा जाए उसकी चोरी वगैरह ना हो। हमारे घर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे एक और घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। उस पूरे ब्लॉक में उस वक्त सिर्फ 2 घर थे जो कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, बाकी आबादी वहाँ से काफ़ी दूर थी। एक रात बजरी वाले का मुझे फ़ोन आया कि सर मैं आपके प्लॉट के पास खड़ा हूँ, लेकिन आपका चौकीदार कहीं नज़र नहीं आ रहा।
अच्छा, यहाँ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अक्सर ईंटें और बजरी के ट्रक रात के टाइम ही माल उतारने के लिए आते हैं। मैंने चौकीदार को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल बंद जा रहा था। रात 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ना था, क्योंकि एक तो बजरी अपने सामने उतरवा के चेक भी करनी थी कि कहीं कोई ख़राब माल ना आ गया हो, दूसरा उस बजरी वाले को पैसे भी देने थे। अगर उस वक्त चौकीदार मौजूद होता तो कम से कम माल तो वो चेक कर लेता। पैसे तो हम उसको सुबह भी दे सकते थे, लेकिन माल चेक करने के लिए और ये देखने के लिए कि आखिर चौकीदार कहाँ चला गया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ था। हमें मजबूरन रात के टाइम वहाँ जाना पड़ा। हमने अपने सामने बजरी उठवाई, उसको पैसे दिए और ट्रक वाले को वहाँ से रवाना कर दिया। मैं आसपास ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चौकीदार चला कहाँ गया। इतनी देर में मैंने देखा कि जो आगे घर बन रहा था उसका चौकीदार मेरी तरफ आने लगा। मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने जब उससे पूछा कि यहाँ चौकीदार कहाँ गया तो कहने लगा कि साहब वो तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसको खून की उल्टियाँ आ रही थी। उस चौकीदार को रखे हुए 1-2 दिन ही गुजरे थे। उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था भी जवान। समझ नहीं आ रही थी कि अचानक खून की उल्टियाँ कैसे आने लगी। फिर मैंने उस चौकीदार से पूछा कि यार तुम्हारे पास कोई बंदा है चौकीदारी के लिए? कहने लगा कि साहब हैं तो सही, लेकिन मैं आपके घर पे नहीं लगवा सकता। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ी हैरत हुई कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। फिर मुझे कहने लगा कि साहब आप मेरे साथ आए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। वो बड़ी खौफजदा निगाहों से हमारे प्लॉट की तरफ देख रहा था। फिर वो अपने ज़ेरे तामीर घर के अंदर ले गया और बड़ी राजदारी के साथ बताने लगा कि साहब जब आपने ये प्लॉट लिया था तो आप अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आए थे, आपको याद है? हमें उसकी बात सुनकर याद आ गया, मैं और अब्बू अपनी फूफों और चाचा वगैरह को ये प्लॉट दिखाने के लिए लाए थे। मैंने याद करते हुए कहा कि हाँ आए थे, तो क्या हुआ, इसमें क्या बात है? कहने लगा कि साहब आपके जाने के बाद जब आपने बुनियादों की खुदाई करवाई थी तो यहाँ पर 2 औरतें और एक आदमी आया था और वो लोग रात को तकरीबन 2 बजे आए थे। उनके हाथों में काले रंग के शॉपर थे। क्योंकि उस रात 14वीं की रात थी तो मैं वाज़े तौर पर देख सकता था कि वो लोग बिल्कुल प्लॉट के किनारे खड़े थे। पहले तो मुझे लगा कि आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ आए होंगे, लेकिन जब मैंने टाइम की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। ये तो कोई टाइम था नहीं किसी को दिखाने का। फिर वो जो लोग भी थे उन्होंने शॉपर अंदर फेंके और एक शॉपर में से निकालकर मट्टी डालने लगे। वो चौकीदार मुझे ये सारी कहानी सुना रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुमने उनको जाकर पूछा क्यों नहीं कि आप लोग कौन हैं? कहने लगा कि साहब मैं डर गया था, मुझे नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं। अगर मैं जाता तो वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। मुझे उस चौकीदार की बात काफ़ी माकूल लगी। वो इलाका भी इतना सुनसान था कि रात के पहर उस चौकीदार का डरना मामूल की बात थी। अच्छा, आप लोगों को यहाँ ये बताता चलूँ कि उस वक्त तक हमने अपना चौकीदार नहीं रखा था, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ खुदाई हो रही थी। अभी कोई कीमती सामान तो वहाँ रखा नहीं था। ये चौकीदार हम लोगों ने बाद में रखा था। अब ये भी वहाँ से भाग चुका था। और बकौल उस चौकीदार के कि साहब उस रात जो लोग भी आए थे वो आपके घर पर काला जादू करने आए थे, और जो सामान उन्होंने आपकी बुनियादों में दबा दिया है वो जादू ज़दा चीज़ें थीं। बेहतर यही है कि आप इसको दोबारा खुदवाएं और अंदर से वो सारा सामान बाहर निकलवाएं। फिर वो चौकीदार ये भी कहने लगा कि आपका चौकीदार जो बीमार हुआ है और उससे जो खून की उल्टियाँ लगी हैं, ये सब कुछ उसी जादू की वजह से हुआ है। और जब से वो लोग अंदर सामान दबा के गए हैं, मैंने खुद आपके प्लॉट के ऊपर रात के वक्त साए घूमते देखे हैं। मैं उस चौकीदार की बातें सुनकर दिल ही दिल में हंस रहा था कि ये भी बाकी तमाम परस्तों की तरह ही निकला। मैंने घर में भी किसी को इस बारे में कुछ भी ना बताया, बल्कि अगले दिन एक चौकीदार का इंतज़ाम करके वहाँ छोड़ आया। लेकिन 5-6 दिन ही गुजरे थे कि उस चौकीदार को करंट लगा। वो करंट का झटका इतना ज़्यादा शदीद था कि उसका हाथ बिल्कुल गल गया और उसको काटना पड़ा। अब मुझे चौकीदारी के लिए कोई मिल भी नहीं रहा था। मैंने अगले दिन से यही करा कि सामान वहाँ कम कर दिया और जो सामने चौकीदार था उसी को कहा कि तुम्हें थोड़े पैसे दे दिया करूँगा, तुम वहाँ से बैठे बैठे इस पर नज़र रख लिया करो। ईंटों की चुनाई शुरू हो चुकी थी, कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। एक दिन मुझे चौकीदार का फ़ोन आया कि साहब जल्दी से आ जाएं, यहाँ बड़ा मसला बन गया है। मैं बाइक तकरीबन भगाता हुआ लेकर गया और जब वहाँ पहुँचा तो सारे परेशान खड़े हुए थे। मैंने जब आगे बढ़कर देखा तो एक कमरे की दीवार जो कल ही बनी थी
वो जमीन बोस हो चुकी थी। मैं हैरत से ठेकेदार की तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ। हम दोनों ही हैरान परेशान थे कि दीवार अचानक से इस तरह कैसे गिर गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने मसाला सही नहीं लगाया था। कहने लगा कि साहब मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, जिंदगी में आज तक कभी इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप चाहें तो इस मसाले को देख सकते हैं जो अभी भी ईंटों पर लगा हुआ था। मैंने जब मसाला चेक किया तो उसमें वाफर मिकदार में सीमेंट थी। खैर वो मिस्त्री उस दीवार को दोबारा बनाने में लग गए और मैं वापसी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो चौकीदार मुझे दोबारा मिला। कहने लगा साहब मैंने आपको बताया भी था कि आपके घर के ऊपर जादू करवाया जा रहा है, आपने उसको निकलवाने के बजाय इसकी तामीर शुरू करवा दी। फिर वो बताने लगा कि साहब ये दीवार मेरे सामने रात को गिरी है और आप यकीन करें कि इस दीवार के पास 2 काले रंग के कुत्ते मैंने देखे। यानी जब वो दीवार गिरी थी तो उसके करीब ही वो काले कुत्ते खड़े थे और आपके घर की तरफ देख रहे थे। मैंने उससे फिर कहा कि यार ये तुम बातें करना कब बंद करोगे? कंस्ट्रक्शन के दौरान ऐसे हादसात होते रहते हैं और तुमने आवारा कुत्तों को भी जादू से मुंसलिक कर दिया। वैसे कोई आवारा कुत्ते होंगे घर के करीब खड़े होंगे। कहने लगा कि साहब मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कुत्ते आम आवारा कुत्ते नहीं थे। उनकी जिसामत भी अजीब सी थी और उनकी आंखें भी बड़ी अजीबोगरीब थीं। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि ये कहानियां बंद करो और अगर अम्मी अब्बू यहाँ घर देखने आए तो उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी। वो बेचारा आगे से खामोश हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी बहुत कुछ बोलना चाह रहा था। फिर रोजाना की बुनियाद पर कुछ अनहोनी चीजें वहां होना शुरू हो गई थी। एक रात की बात है, मैं किसी काम से वहां गया हुआ था। लेबर तो सारी जा चुकी थी, लेंटर भी पड़ चुका था। मैं किसी काम से घर के अंदर ही खड़ा हुआ था। ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर कुछ टपक रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद लेंटर डला होगा, पानी होगा, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से उसको साफ किया तो वो खून था, बिल्कुल ताज़ा खून। मैं तो घबराकर एकदम से पीछे हट गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। ऊपर देखा तो वो खून ऊपर से ही टपक रहा था। मैंने जल्दी से बाइक निकाली और घर की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन मैं सुबह सुबह पहुंच चुका था। मैंने मजदूरों से पूछा कि अंदर खून कैसे टपक रहा था। कहने लगे कि साहब कौन सा खून? मैंने जब अंदर जाकर पिछली रात वाली जगह की निशानदेही की तो वहां वाकई कोई खून के नामो निशान तक न था, ना जमीन पर ना लेंटर पर। हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी थी। मैं हैरान परेशान सोच रहा था कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी वसवसे आने लगे थे कि कहीं वो जो चौकीदार जादू वाली बात कर रहा था उसमें कोई सच्चाई तो नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने ख्याल को झटक दिया। कुछ ना कुछ तो रोजाना की बुनियाद पर होता रहता था। कभी कोई मिस्त्री बीमार पड़ जाता, कभी कोई मजदूर, कभी अचानक से हमें पैसों की तंगी हो जाती और काम रुक जाता। इतनी सारी रुकावटें आईं कि हम लोग परेशान हो गए कि आखिर हमने इस घर को शुरू ही क्यों करवाया था। कभी कोई घर में बीमारी आ जाती और पैसा वहां लगने लगता। घर आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था, रुकावटें भी आ रही थीं, लेकिन फिर काम शुरू हो जाता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो घर मुकम्मल हो गया। ये भी शायद इसलिए था जो अम्मी सदका खैरात करती रहती थीं और घर का तसव्वुर कर कर वहाँ दम भी करती थीं और मुझसे कुछ न कुछ कुरानी आयात वहाँ रखवाती रहती थीं। लेकिन घर बनने के बाद भी वहाँ एक अजीब सी मनहूसियत टपक रही होती थी। ऐसा लगता था कि वो घर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। पूरे घर को किसी साए ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह का काम अभी भी बाकी था। मैं अब ये करता था, चूंकि कमरे तो बन चुके थे। मैंने एक कमरे में चारपाई डाल दी थी। वो पहली रात थी जब मैंने वहाँ अकेले सोने का फैसला किया। मुझे लगा सुबह उठकर इतनी दूर से आना पड़ता है, बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार ली जाए। हमारे घर के पीछे बिल्कुल खेत ही खेत थे और उसके साथ कब्रिस्तान था। कमरे की खिड़की में से वो सारा मंजर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। रात न जाने कौन सा पहर था, लेकिन मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे का ही टाइम रहा होगा। मुझे खटपट की आवाज़ आने लगी। पहले तो मैंने उस तरफ ध्यान ना दिया, लेकिन जब वो आवाज़ बढ़ी मैं उठकर बैठ गया। मैं इधर उधर देख रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ था। या तो लाइट गई हुई थी या वायरिंग में कोई मसला आ गया था, लेकिन पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने जब राइट अपनी खिड़की की तरफ देखा तो शाहजैन मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो इतनी ज्यादा भयानक औरत थी कि अभी लिखते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उसकी शक्ल मेरे सामने आ रही है।
वो खिड़की के बाहर वाली साइड पर थी और जंगला पकड़कर खिड़की से चिपकी हुई थी और अंदर मुझे देख रही थी। शदीद डर के आलम में मेरे मुंह से निकला, कौन है तू? बस इतनी देर में अचानक से लाइट आई और जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं फौरन खिड़की की तरफ भागा और खिड़की से नीचे की तरफ देखने लगा कि कहीं वो औरत नीचे ना कूद गई हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मेरी डर के मारे हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। मैं कमरे से बाहर आकर सड़क पर टहलने लगा। मैं जब उस घर की तरफ गया जहां वो चौकीदार होता था तो वो भी मुझे कहीं नजर ना आया। गेट पर ताला लगा हुआ था, शायद वो कहीं गांव वगैरह गया हुआ था। मैंने जल्दी से घर से बाइक निकाली और ताला लगाकर अपने शहर वाले घर की तरफ रवाना हो गया। अगले 2 दिन तक मुझे बुखार चढ़ा रहा। जैसे ही मैं सोता था उस औरत की शक्ल मेरे ख्वाब में आने लगती थी। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जब कुछ दिन बाद तबीयत संभली तब भी उस घर में जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी। लेबर आकर बैठी हुई थी, जाना भी था। मैं लेकिन कोशिश करता था कि दिन दिन में ही वहां रहूं और शाम होने से पहले ही वहां से निकल जाऊं। मुझे समझ ये नहीं आ रही थी कि अगर अभी हमारे डर का ये आलम है तो आगे तो हम लोगों ने रहना भी इसी घर में है, तो हम यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन फिर ये सोचा कि जब सारी फैमिली आ जाएगी तो फिर डर भी नहीं लगेगा। फिर अगले दिन से मैंने यही रूटीन बना लिया था कि दिन दिन में काम करवाता था और मगरिब से पहले पहले लेबर के साथ ही निकल आता था। खुदा खुदा करके घर का काम मुकम्मल हुआ और शिफ्टिंग की बारी आई। सामान शिफ्ट होना शुरू हो चुका था। अम्मी ने प्लान बनाया हुआ था कि पहले दिन ही सूरह यासीन पढ़वानी है और इस काम के लिए तमाम रिश्तेदार औरतों को बुलाया हुआ था। मुकर्ररा वक्त पर तमाम औरतें आ चुकी थीं, सिपारे बढ़ चुके थे, लेकिन अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। हमारा कोई रिश्तेदार बच्चा सीढ़ियों से गिर गया और गिरकर शदीद जख्मी हो गया। हम सब उसको लेकर अस्पताल की तरफ भागे और पढ़ाई का प्लान उस दिन कैंसिल हो गया। अब हम लोग तो यही समझ रहे थे कि यह हादसा वैसे ही हुआ है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस हादसे की वजह क्या थी। वजह सिर्फ यही थी कि वहाँ कुरान ना पढ़ा जाए। अम्मी तो कह भी ही रही थी कि ये बहुत बुरा हुआ है, ज़रूर इस घर में कोई ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती थी कि कुरान पढ़ा जाए, वरना इस तरह अचानक से बच्चे का गिरना। अब्बू कहने लगे कि यार तुम तो हर वक्त ऐसी बातें करती रहती हो, बच्चे तो अक्सर गिरते पड़ते रहते हैं, इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात थोड़ी है। लेकिन अम्मी के वसवसे बिल्कुल जायज़ थे और आने वाले दिनों में हमें पता लग गया कि अम्मी जो कहती थी वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमें पहली रात ही अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में कोई नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जो अपने वजूद का हमें एहसास करवा रही थी। क्योंकि पहली रात ही अम्मी अबू के बेड को किसी ने इतने ज़ोर से उछाला कि वो इतना भारी बेड 6-7 इंच उछल के नीचे ज़मीन पर गिरा और उसके गिरने की वजह से अम्मी अबू दोनों ही उठकर बैठ गए। वो लोग पहले समझे कि शायद ज़लज़ला आया है, लेकिन फिर ये सोचा कि ज़लज़ले में बेड उछाल कर कौन फेंकेगा। अम्मी तो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी, लेकिन अब्बू ने उनको तसल्ली दी और कहा परेशान ना हो। सुबह उठते ही अम्मी ने सबसे पहले हमें ये वाक़या सुनाया। मेरे बाकी बहन भाई तो सुनते ही डर गए, लेकिन मैं तो ऑलरेडी अंदर से डरा हुआ था, लेकिन किसी को शो नहीं करवा रहा था। मैं अपने कमरे में एक छोटे भाई के साथ सो रहा था। सब हैरान थे कि मैं तो वो बंदा था जो आज तक किसी के साथ नहीं सोया, लेकिन इस घर में मैं अपने छोटे भाई को साथ सुला रहा था। ये अगली रात की बात है, जब हम सो रहे थे तो मुझे वॉशरूम में से ऐसी आवाज़ आई कि जैसे वॉशरूम कोई यूज़ कर रहा है। मेरी जब आँख खुली तो मैंने साइड पर देखा तो वहाँ पर भाई मौजूद नहीं था। मैं यही सोचकर मुतमईन हो गया कि भाई अंदर वॉशरूम में गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे दरवाजे की एंट्रेंस खुलने की आवाज़ आई। मैंने जब उस तरफ देखा तो भाई बाहर से आ रहा था, उसके हाथ में पानी का गिलास था। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ गए हुए थे? कहने लगा कि भाई पानी पीने के लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम वॉशरूम भी गए थे? कहने लगा नहीं। मैंने जब गौर किया तो उस वक्त तक वॉशरूम में से आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। मैंने एहतियातन उठकर वॉशरूम खोलकर भी देखा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। ये एक शाम की बात है जब मैं कमरे में बैठा हुआ अपने यूनिवर्सिटी का काम कर रहा था। मैंने जो अपनी ड्रॉ खोली तो उसमें एक कागज़ ऊपर ही रखा हुआ था। उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था और कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि मैं मजबूर हो गया कि उसे उठाकर पढूं। जब मैंने उसके ऊपर देखा तो इतना बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था कि कोई तो मरेगा। अब मैं ये अल्फाज पढ़कर एकदम घबरा गया, और वो जिस रंग से लिखा हुआ था वो भी खून के रंग का लग रहा था। मुझे वो पहले वाला वाकया याद आ गया जब लेंटर से ऊपर खून की बूंदें गिर रही थीं। ये उसी रंग से लिखा हुआ लग रहा था।
मैंने सब छोटे बहन भाइयों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि सच सच बताओ, ये काम किसने किया है। सब हैरानगी से उस कागज की तरफ देख रहे थे। अम्मी भी आ चुकी थी। अम्मी ने भी जब वो कागज देखा तो अम्मी के बारे में तो आप सभी जान चुके होंगे उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा। उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया कि ये घर मनहूस है, यहाँ पर कुछ तो है जो हमें निकालने की कोशिश कर रहा है। अम्मी तो उस कागज को देखकर ही रोना शुरू हो गई थी, जबकि मैं भी जानता था, अब्बू भी और अम्मी भी, कि हम में से कोई भी भाई इतना लापरवाह नहीं है जो इतनी गंदी हरकत करेगा। एक रात की बात है, हम लोग शादी पर गए हुए थे। शादी से जब वापस आए और मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो इतनी शदीद बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। वो बदबू बिल्कुल गोबर की थी और वो स्मेल भी इतनी ज़्यादा थी कि जैसे बहुत सारी गायें वहाँ रखी हुई हों और उनके चारों तरफ गोबर ही गोबर हो। इस किस्म की स्मेल मुझे एंटर होते ही आई और उसके बाद जब मैं घर के अंदर घुसा तो वो गोबर की बदबू 100 गुना ज़्यादा थी। सारे घर वाले परेशान हो रहे थे कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। हमने एक एक कमरे में जाकर देखा कि कहीं एक जगह से मखसूस बदबू आ रही हो, लेकिन वो बदबू तो ऐसी थी जो पूरे घर में से यकसा आ रही थी। कहीं से तयन नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्ट जगह कौन सी है। अम्मी ने मुंह ही मुंह में अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया और वो स्मेल आहिस्ता आहिस्ता वहां से गायब होने लगी। इस वाक़े के बाद से तो अम्मी अब्बू के पीछे लग चुकी थी कि इस घर को फौरन चेंज करें। अब्बू कहने लगे कि यार तुम्हारा दिमाग ठीक है, भला ये कोई किराए का घर है हम जो चेंज कर लेंगे। अपनी सारी जमा पूंजी लगा के तो हमने एक घर बनाया है, अब भला इसको चेंज करके कहाँ जाएंगे। और जिस लोकेशन पर हम बैठे थे और उस वक्त जो बैरियर टाउन के हालात थे, उस वक्त तो घर बिकना नामुमकिन था। मजबूरी हमारी ये थी कि हम कहीं नहीं जा सकते थे। अम्मी बेचारी भी हर वाक़े के बाद रो धो कर खामोश हो जाती, लेकिन फिर हम लोगों के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद हम लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। हुआ कुछ यूं था कि मैं और अब्बू और मेरा छोटा भाई तो गए हुए थे। अम्मी और मेरी छोटी बहन घर में बिल्कुल अकेले थे। अब्बू का रूटीन ये होता था, वो जब भी घर आते थे उनके पास गेट की चाबी होती थी, वो चुपचाप आकर अपने कमरे में चले जाते थे। इतनी देर में अम्मी को आवाज़ आई कि अब्बू कमरे में बुला रहे हैं। अम्मी भी अब्बू की आवाज़ सुनकर परेशान ना हुई, बल्कि यही समझी कि वो गेट खोलकर चुपचाप अंदर चले गए होंगे। अब्बू का रूटीन ये था कि वो जब भी कमरे में जाते थे तो वहाँ से अम्मी को चाय के लिए आवाज़ देते थे। उस वक्त टाइम भी ऐसा था कि अब्बू आ जाया करते थे। अम्मी ने छोटी बहन को जल्दी से प्याली में चाय निकाल कर दी और कहा कि बेटा जाकर ज़रा अब्बू को दे आओ। मेरी बहन जब कमरे में गई तो उसकी एक चीख की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद प्याली ज़मीन पर गिरने की। अम्मी फौरन भागती हुई जब कमरे के पास पहुंची तो अम्मी ने देखा कि मेरी छोटी बहन बिल्कुल दंग हालत में खड़ी थी और मुसलसल एक तरफ घूरे जा रही थी। फिर इसी हालत में वो एकदम बेहोश होकर गिर गई। अम्मी ने हमें फ़ोन करके सारे वाक़े के बारे में बताया और बहरिया में फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवाकर हॉस्पिटल ले गई। हम लोग भी डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुंच गए। मेरी बहन को 2 दिन बाद होश आया। वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा लग रही थी। हम उससे जब बार बार पूछ रहे थे कि आखिर बताओ तो सही कि उस रात हुआ क्या था, तुम किस चीज़ को देखकर बेहोश हो गई थी, लेकिन वो बताते हुए भी डर रही थी। अम्मी ने उसके ऊपर दम वगैरह किया तो उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। फिर उसने बताया कि जब अम्मी ने मुझे चाय ले जाने के लिए कहा था और जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर 3 औरतें बैठी थीं जिनके आगे अब्बू का जिस्म पड़ा हुआ था और वो औरतें उन्हें नोच नोच कर खा रही थीं। ये बात सुनकर मेरे भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उस दिन मैंने अब्बू को वो सारी बात बता दी जो उस रात पेश आई थी, यानी वही बात जो चौकीदार ने मुझे बताई थी कि कुछ औरतें और मर्द आए थे जो हमारे घर की बुनियादों में कुछ दबा कर गए थे। अब्बू ने मुझे सख्ती से मना किया कि इस बात का अम्मी को ना बताना, क्योंकि वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा वहम का शिकार है। मैंने और अब्बू ने फैसला किया कि हमें किसी रूहानी आमिल से मशवरा लेना चाहिए, वही हमें बेहतर बता सकते थे कि इसका क्या हल है। मैंने भी अपने दोस्तों से पता किया और अब्बू ने भी। अगले दिन ही हम एक आमिल के पास चले गए। वो देखने में काफ़ी बारिश और शरीफ इंसान लग रहे थे। हमने जब उनको सारी बात बताई तो वो हमें कहने लगे कि आप अपने घर जाएं और अपने घर की मट्टी मुझे लाकर दिखाएं। हमने उनसे पूछा कि इस बात का क्या मतलब है। कहने लगे कि आपके घर में जब कूड़ा जमा होता है तो उसमें मट्टी भी होती होगी, उसी मट्टी में से कुछ मट्टी लाकर मुझे आप दिखाएं। वही मट्टी देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके घर में क्या चल रहा है। अगले दिन मैंने चुपके से मट्टी उठाई
और अब्बू को साथ लेकर उन्हीं आमिल साहब के पास चला गया। हमने जब जाकर वो मट्टी उन आमिल साहब को दिखाई तो उनके पास एक पानी की बोतल पड़ी हुई थी। उन्होंने पानी ग्लास में निकाला और वो मट्टी उस पानी में डाल दी। शाहजैन, आप यकीन करो, पूरा ग्लास लाल रंग का हो गया, ऐसा जैसे गाढ़ा खून। उन आमिल साहब के मुंह से एकदम निकला, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत खतरनाक काला जादू किया गया है। फिर उन आमिल साहब ने अपनी उंगली उसी पानी के ग्लास में डाल दी और कुछ देर तक आंखें बंद करके पढ़ाई करते रहे। फिर मेरी तरफ देखकर बोले कि बेटा, जब आपको एक आदमी ने बताया भी था कि आपके घर की बुनियादों पर कोई चीज़ें दबा कर गया है, तो आपने उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? आपने उसके ऊपर घर ही तामीर करवा दिया। मैं शर्मिंदा भी हो रहा था और हैरत ज़दा भी। भला इन आमिल साहब को इतनी अंदर की बात का कैसे पता था? ना मैंने ना अब्बू ने इनसे इस बात का जिक्र किया था। बहरहाल वो आमिल साहब कहने लगे कि दोबारा खुदाई होगी और दोबारा नीचे खोदा जाएगा। जो जादू ज़दा चीज़ें अंदर दबाई गई हैं, जब तक हम उनको नहीं निकालेंगे तब तक आपका घर बिल्कुल भी साफ नहीं होगा। अब ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी, सारे टाइल तोड़ना, नए घर को बर्बाद करना और फिर खुदाई करवाना, जबकि हम ये भी नहीं जानते थे कि वो चीज़ें किस जगह दफनाई हुई थी। आया कि हमें पूरा नीचे का घर खुदवाना पड़ना था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया और मैंने उसी चौकीदार से रब्ता किया जिसने उस रात हमारे प्लॉट में उन औरतों को दफनाते हुए कुछ देखा था। उसी चौकीदार की मौजूदगी में खुदाई करवाई गई और उसने ही निशानदेही की। एग्जैक्ट जगह जो चौकीदार ने बताई थी वो सामान वहीं से मिला। वो एक सड़ी हुई बकरे की सिरी थी जिसे कांटों वाली तार से बांधा गया था। अंदर अजीब से काले रंग के पर निकल रहे थे, कव्वे मरे हुए निकल रहे थे, अजीब काले स्याह रंग की जंग आलूद कीलें निकल रही थी। बहुत गंदा और गलीज मंजर था। वो आमिर साहब भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने सारा सामान शॉपर में डाला और अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ उस घर में कभी कुछ ना हुआ। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जादू किसने किया था और कौन कर सकता है। वो लाजमी हमारे रिश्तेदारों में से ही थे जो हमसे हसद का शिकार हो रहे थे। अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों का बेड़ा गर्क करे जो दूसरों की खुशियों में खुश होने के बजाय हसद करके उनको तबाह करने की कोशिश करते हैं और उसका जरिया जादू को बनाते हैं। अम्मी अबू को तो इंतकाल हो चुका है, मैं अमेरिका आ गया था। छोटा भाई अब भी उस घर में रहता है, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है उसके बाद से हमारे उस घर में कुछ भी ना हुआ और हमारे हालात भी ठीक होने लगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि उन आमिर साहब ने जब उन चीज़ों को देखा था तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये जादू जो आप लोगों पर किया गया था ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि आप लोगों को जान से मारने के लिए भी किया गया था। बहरहाल अल्लाह ही आलिमुल गैब है, वही बेहतर जानता है कि ये जादू क्यों किया गया था और किसने किया था। हम तो अल्लाह की ये शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें महफूज रखा और जिसने भी हम पर यह जादू का जानलेवा वार किया था अल्लाह ने हमें उसके शर से महफूज कर लिया।